जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग लैंगिक जनन शुरू किए थे और उसमें हम लोग कई चीज़ों के बारे में पढ़े थे। लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में समझे थे। एक लिंगी द्विलिंगी जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन और बारी बारी से समझेंगे। पौधों में लैंगिक जनन में लैंगिक जनन, पौधों में अगर लैंगिक जनन को देखा जाए तो पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। पौधों में लैंगिक जनन करने वाले जो भाग होते हैं वो पुष्प होते हैं और उसी पुष्प के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है, फूल के द्वारा होता है। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। ये पुष्प क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। उसको देख सकते हैं इस प्रकार से। पुष्प जो होता है इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये फूल का संरचना है। इसको सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए आवृतबीजी पुष्प होता है, उसके मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हिंदी में अगर बात करें तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज और ये जो पुमंग होता है और जायांग होता है। इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें पुष्प के जो सबसे नीचे वाला डंठल वाला भाग होता है वो हरे रंग के पत्तियों वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पुष्पग्रींत। पुष्पग्रींत क्या होता है, यह पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प जो है वो तना से जुड़ा हुआ होता है। पुष्पग्रींत के ठीक ऊपर हरे रंग का जो स्वेलिंग पार्ट होता है, फुला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेपल। तो ये तीनों मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। अब इन तीनों के ऊपर वाला ये जो पूरा भाग है जिसमें पंखुड़ियाँ आ जाती है, पंखुड़ियाँ करने का मतलब होता है फूल का जो हरा रंगीन भाग होता है, कलरफुल पार्ट जो फ्लावर होता है उसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, और उनको हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका है पंखुड़ी या इसको हम लोग पेटल्स करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर में देखिए, सेंटर में ये जो पार्ट है ये मादा जनन चक्र होता है पुष्प का, और इसमें जो ऊपर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। ये वर्तिकाग्र वह स्थान होता है जहाँ पर नर युग्मक जो है वो आकर के रुकता है। इसके बाद वर्तिकाग्र के नीचे ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बेलनाकार संरचना नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका और वर्तिका के नीचे ये वाला जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, ये तीन भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो होते हैं ये तीनों मिल करके पुष्प के मादा जनन चक्र या किसका निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का, स्त्री केसर या इसी को एक और नाम से जानते हैं जायांग का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पुष्प के सेंटर में उपस्थित अड़हुल के फूल में आप लोग देखे होंगे कि बीच में एक डंठल मोटा सा डंठलनुमा संरचना होता है। वो जो होता है वो पुष्प का मार्जन चक्र होता है और उसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो टॉप पर जो फुला हुआ भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, नलिकाकार संरचना होता है, उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और नीचे का जो फुला हुआ भाग होता है उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये तीनों मिलकर के पुष्प के मादा जनन चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग स्त्री केसर और जयांग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुष्प का नर जनन चक्र है। और पुष्प के नर जनन चक्र का जो निर्माण होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर वाला जो सबसे टॉप पर जो फुला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश या एंथर करते हैं। और नीचे वाला डंठलनुमा संरचना जिससे परागकोश जुड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु। और ये परागकोश और पुतंतु जो होते हैं ये दोनों मिल करके नर जनन चक्र या इसी को हम लोग बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये पुष्प का नरजनन चक्र है। नरजनन चक्र में को हम लोग पुमंग या क्या करते हैं, पुंकेसर करते हैं। और इसका निर्माण दो चीज़ों के मिलने से होता है। परागकोश, ऊपर का जो फूला हुआ संरचना होता है उसको परागकोश करते हैं और नीचे का जिस डंठलनुमा संरचना को पुतंतु बोल रहे हैं। दूसरा जो चक्र है उसको मादाजनन चक्र बोल रहे हैं या स्त्री केसर या जयांग। इसका निर्माण तीन संरचनाओं के मिलने से होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय जो होता है नीचे फूला हुआ भाग होता है और इसी अंडाशय में क्या होते हैं, मादा युग्मक का निर्माण होता है इस प्रकार से। और ये जो मादा युग्मक बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बीजांड या अंडाणु भी कह सकते हैं। अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ पर, अंडाशय के अंदर। तो पुष्प के चार चक्र हुए, पत्तियों जैसे संरचना वाले हरे रंग के जो भाग होते हैं पुष्प के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंज के ठीक ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ये जो भाग है जिसमें परागकोश और पुतंतु आ रहा है उसको हम लोग नरजनन चक्र या पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सेंटर में पार्ट है जिसका निर्माण वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से हो रहा है उसको मादाजनन चक्र, स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। तो ये पुष्प के अलग अलग पार्ट हैं। इसको क्या करिए वहाँ पर पहले बनाइए, फिर इसके बारे में लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे। ये देखेंगे कि एक प्रारूपी पुष्प में मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं, चार चक्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में मुख्य रूप से चार चक्र होते हैं। चार चक्र होते हैं, कौन कौन? तो पहला जो था वो था बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज क्या था अभी बताया कि पुष्प के सबसे नीचे स्थित हरे रंग के पत्ती जैसी संरचना वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं पुष्प के सबसे नीचे स्थित हरे रंग के पत्तियों जैसी संरचना वाले भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कहते हैं।
इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, वो है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज के ऊपर, पुष्प का वह भाग जो बाह्य दलपुंज के ऊपर स्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं पुष्प का वह भाग जो बाह्य दलपुंज के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है, उसे दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसके बाद आता है दो और चक्र है, एक है पुमंग या पुंकेसर और दूसरा है जायांग या स्त्री केसर। तो सबसे पहले पुमंग या पुंकेसर पढ़ते हैं। पुमंग या पुंकेसर, ये जो होता है ये पुष्प का नर जनन चक्र होता है और इसमें क्या होता है? नर युग्मक जो है परागकण का निर्माण होता है। लिख सकते इसमें यह पुष्प का नर जनन चक्र है, इसका निर्माण परागकोश, जिसको एंथर बोलते हैं इंग्लिश में, एवं परागकोश एवं पुतंतु के द्वारा होता है, पुतंतु के द्वारा। तो अगर इसका डायग्राम देखना है तो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से दो पालियों में बटा हुआ परागकोश। तो ऊपर ये जो परागकोश है इसको हम लोग परागकोश तो कहेंगे, और नीचे वाला जो ग्रंथनुमा संरचना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुतंतु बोलेंगे। ये जो परागकोश होता है इसी परागकोश में नर युग्मक किसका? परागकण का निर्माण होता है। और नर युग्मक क्या होता है? पौधा का नर युग्मक को क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण या पोलन ग्रेन बोलते हैं। और उस पोलन ग्रेन या परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है? परागकोश के ऊपर होता है। और ये परागकोश और पुतंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुमंग या पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो पुष्प का कौन सा चक्र होता है? नर जनन चक्र होता है। तो इसको नोट करिए, इसके बारे में आगे और लिखवाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लिंक डालेंगे जो वो परागकोश के बारे में लिखेंगे। परागकोश क्या होता है? इसको हम लोग एंथर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है? पुतंतु के ऊपरी फूले हुए भाग को हम लोग परागकोश बोलते हैं। और ये जो परागकोश होता है दो पालियों में बटा होता है, द्विकोष्ठी संरचना होता है, द्विपाली संरचना होता है। और इसी परागकोश में क्या होता है? इस प्रकार से छोटे छोटे नर युग्मक का निर्माण होता है। और इन नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं पुतंतु के ऊपरी फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। और इसी में लिख सकते हैं यह द्विपालित का मतलब दो पालियों में बटा हुआ, या द्विकोष्ठी का मतलब होता है इसमें दो कोष्ठक होते हैं, द्विकोष्ठी संरचना है, द्विकोष्ठी संरचना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला, जो परागकोश में पुष्प के या पौधा के नर युग्मक परागकण को इंग्लिश में हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण या पोलन ग्रेन, इसको अंडरलाइन करेंगे, का निर्माण होता है। तो सिंपल सा बिहार बोर्ड में पूछता है आपके एग्जाम में कि परागकण पुष्प का नर युग्मक कौन होता है? तो परागकण होगा या पोलन ग्रेन होगा। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ये जो डंठलनुमा संरचना है जिसके ऊपर परागकोश मौजूद है, इस डंठलनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पुतंतु। इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। पुतंतु क्या होता है?
तो यह एक डंठल नुमा संरचना होता है जिसका ऊपरी सिरा स्वतंत्र होता है, जिसके ऊपर परागकोश मौजूद है, और निचला सिरा जो होता है वो पुष्प से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें लिख सकते हैं यह डंठल नुमा संरचना या रचना होता है जिसका ऊपरी सिरा स्वतंत्र एवं निचली सिरा पुष्प के द्वारा या पुष्प से जुड़ा होता है। और इसी के ऊपर, इसी पुतंतु के ऊपर, ये भाग के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। तो ये हुआ परागकोश और पुतंतु के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। इसके बाद आता है मादा जनन चक्र, इसको पहले नोट करिए, इसके बाद उसको बताते हैं। पुष्प का जो चौथा चक्र होता है वो होता है स्त्री केसर या जयांग, लिख डालेंगे स्त्री केसर या जयांग। ये क्या होता है, ये पुष्प का माता जनन चक्र है और इस चक्र का जो निर्माण होता है वो 3 रचनाओं के द्वारा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाय और अंडाशय। और ये तीनों के मिलने से जिस संरचना का, जिस माता जनन चक्र का निर्माण होता है उन्हीं को हम लोग स्त्री केसर या क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। अभी डायग्राम हम जो बनाए थे उसमें इस प्रकार का संरचना बनाए थे, इस प्रकार का संरचना। तो ये जो संरचना है यही मादा जनन चक्र, इसमें इस ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे का जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और यही तीनों संरचना मिलकर के स्त्री केसर या जयांग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें लिख सकते हैं यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है, यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है। इसी में लिखिएगा इसका निर्माण वर्तिकाग्र, इसका निर्माण वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय के द्वारा होता है। इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे वर्तिकाग्र के बारे में। सबसे पहले वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका के ऊपरी भाग में स्थित या वर्तिका के ऊपर स्थित चौड़ा होता है और फूली हुई संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और वर्तिकाग्र वह स्थान होता है जहाँ पर नर युग्मक परागकण जो होते हैं वो आकर के रुकते हैं, या कह सकते हैं कि परागकण को ग्रहण करने का जो काम करता है सबसे पहले परागण के बाद वो कौन करता है, वर्तिकाग्र करता है, जहाँ पर नर युग्मक आकर के रुकता है। इसको लिख सकते हैं वर्तिका के ऊपरी भाग में स्थित, वर्तिका के ऊपरी भाग में स्थित चौड़ी एवं फूली हुई रचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। फूली हुई रचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। यह परागन के दौरान परागकण को ग्रहण करती है, रिसीव करती है, कौन, वर्तिकाग्र। अब उसके बाद अगर हम लोग वर्तिका को देखें तो ये नीचे वाला भाग अंडाशय है और ये वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाला जो नलिका का रचना होता है, इस नलिका का रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वर्तिका, इसको स्टिग्मा, इसको स्टाइल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली नलिका का रचना
वर्तिकाग्र को अंडाशय से जुड़ने वाली नलिका का रचना क्या कहलाती है? वर्तिका कहलाती है, वर्तिका कहलाती है। और आखिरी है अंडाशय। अंडाशय अंडाशय में लिख सकते हैं कि मादा जनन चक्र में सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और इस अंडाशय में मादा युग्मक जो बीजांड होते हैं, अंडाणु जिसको बोल सकते हैं, उनका क्या होता है? निर्माण होता है। लिख सकते हैं मादा जनन चक्र में सबसे नीचे स्थित फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। और इसी में लिख सकते हैं, इसमें मादा युग्मक बीजांड या अंडाणु का निर्माण होता है। तो मादा युग्मक कौन है? बीजांड या अंडाणु है। नर युग्मक कौन था? परागकण था। नर युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा था? परागकोश में। और मादा युग्मक बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो चीज़ और समझना है, नर जनन चक्र जो होता है उसको पुंगंग या पुंकेसर कहते हैं, जबकि मादा जनन चक्र को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। नर जनन चक्र का निर्माण दो संरचनाओं के मिलने से होता है, परागकश और पुतंतु के मिलने से। और जो मादा जनन चक्र होता है उसका निर्माण तीन संरचनाओं के मिलने से होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से। और इसी अंडाशय में क्या होता है? निषेचन क्रिया भी होती है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर मादा युग्मक अंडाणु का या बीजांड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर परागकण हम लोग देखें कि बन गए, अंडाशय में अंडाणु बन गए। अब उनका क्या होगा? निषेचन करना होगा। तो निषेचन के लिए जब तक परागकण जो है वो परागकोश से निकल करके मादा जनन चक्र तक नहीं आएगा तब तक निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो अब इसके बाद जो क्रिया होता है वो क्या होता है? परागकण जो होते हैं वो परागकोश में मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होने के बाद परागकोश फटता है। और फटने के बाद क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, वो बाहर मुक्त होते हैं। और वो कई माध्यमों के द्वारा क्या होते हैं? वो पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। कह सकते हैं कि पुष्प के नर जनन चक्र से वो कहाँ पर स्थानांतरित होते हैं? मादा जनन चक्र पर नर युग्मक स्थानांतरित होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। हेडिंग डालेंगे परागन या पॉलिनेशन। परागन, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो जो परागकण होते हैं उनको परागकोश से पुष्प के मादा जनन चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर या जयांग, वहाँ पर स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। सकते हैं परागकोश से परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, स्थानांतरित होने की क्रिया परागन कहलाती है। परागन कहलाती है। सिर्फ पोलिनिक ग्रेन जो है वो मेल जनन चक्र से, नर जनन चक्र से मादा जनन चक्र पर स्थानांतरित हो जाएगा, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन। अभी ये परागन जो है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ तरह के परागन में और कुछ तरह के परागन ऐसे होती हैं जिनमें किसी प्रकार के मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर एक पौधा जो है वो बहुत दूर मौजूद है, तो यहाँ से उस पौधा के पास परागन को पहुँचने के लिए वो हवा के द्वारा जा सकता है, जल के द्वारा जा सकता है, या कह सकते हैं कि कोई जानवर जो है वो उस फल के वहाँ पर उस फूल के ऊपर आया और वहाँ से उस मकरंद को लिया, तो उसके शरीर में परागन क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और जब वो दूसरे फूल पर बैठता है तो इस प्रकार से परागन का
स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो ऐसे परागकण, इसमें परागकण जो है वो एक जगह एक पौधा से दूसरे पौधा के पुष्प पर स्थानांतरित होता है, तो इसको पर परागण बोलते हैं और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि ऐसे भी परागकण होते हैं जिनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें क्या होता है, एक ही पौधा में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या होता है, परागकण का स्थानांतरण होता है और उसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। तो परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण इसमें क्या होता है, पुष्प से एक पुष्प के जो परागकण होते हैं वो उसी पौधा के दूसरे पुष्प पर या एक ही पुष्प के नर जनन भाग से कहाँ पर स्थानांतरित होते हैं, हमारे जनन चक्र पर स्थानांतरित होते हैं। उसको समझाते हैं, देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधा के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये एक पौधा है और ये इस पौधा का पुष्प है, ठीक है। अब इस पुष्प में अंदर से क्या है, ये नरजनन चक्र है। तो अगर ये जो नरजनन चक्र है वो इसी पौधा के वर्तिकाग्र पर क्या हो रहा है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है। अभी बताया था ना, इस प्रकार से ये है हमारा जनन चक्र और इसे नरजनन चक्र। तो यहाँ से नरजनन चक्र से परागकण निकल करके और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है, या इसी पौधा के कई और पुष्प होंगे तो इस पुष्प से इसी दूसरे पुष्प पर अगर स्थानांतरित हो रहा है, पौधा सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। स्वपरागण का मतलब है कि एक ही फूल में स्थानांतरण हो सकता है या एक ही पौधा के दूसरे फूल में अगर परागकण का स्थानांतरण हो रहा है, पौधा चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। लेकिन अगर पौधा चेंज हो गया, इस पौधा के पुष्प से दूसरे पौधा के पुष्प पर यहाँ से उड़ करके इस पौधा के पुष्प पर स्थानांतरित हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर परागण। इसको क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। और अगर एक ही पुष्प के परागकण जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधा के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। इसमें स्वपरागण में पौधा चेंज नहीं होता है, फूल चेंज हो सकता है, एक फूल से दूसरे फूल पर जा सकता है या उसी फूल में नरजनन चक्र से मादाजनन चक्र पर जा सकता है। जबकि पर परागण में क्या होता है, पौधा और पुष्प दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पर परागण। पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन इसको बोलते हैं। पर परागण जब एक पुष्प से परागकण दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण में क्या होगा, पौधा चेंज होगा, एक पौधा के पुष्प से जो परागकण है वो निकल करके किसी दूसरे पौधा के पुष्प के परागकण पहुंचेंगे। तो एक पौधा से दूसरे पौधा पर पहुंचने के लिए उनको क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वो हवा के माध्यम से उड़ करके जा सकते हैं, पानी के माध्यम से बह करके जा सकते हैं, या किसी जानवर या इंसेक्ट जो होते हैं उनके शरीर में चिपक करके एक पौधा के पुष्प से दूसरे पौधा के पुष्प तक स्थानांतरित होते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार के परागण में परागण के लिए, इस प्रकार के परागण के लिए हवा, जल,
इंसेक्ट कहने का मतलब है कई तरह के जंतु जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ सकता है कि किस प्रकार के क्या होता है परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो पर परागण। और माध्यम के रूप में कौन कौन काम कर सकते हैं? हवा, जल, जंतु में भी कई तरह के बड़े जानवर भी हो सकते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो फूल के रस चूसते हैं, ऐसे जंतु भी, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। तो वे कौन सी क्रिया में सहायता करते हैं? पर परागण में। अब स्वपरागण जो है वो एक ही पौधा के ऊपर हो रहा है, एक ही पुष्प के ऊपर हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिख सकते हैं स्वपरागण में, इसमें या इस प्रकार के परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है स्वपरागण और परपरागण। परागण क्या था? परागण को परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। परागण दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। जब एक ही पौधा के एक ही पुष्प के ऊपर परागण का स्थानांतरण हो या उसी पौधा के दूसरे पुष्प पर परागण का स्थानांतरण हो, उसको स्वपरागण बोलेंगे। और जब एक पौधा के पुष्प से दूसरे पौधा के पुष्प तक परागण का स्थानांतरण हो तो उसको क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। स्वपरागण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पर परागण के लिए क्या होता है? विभिन्न प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो इसको नोट करिए। तो फिर आज के लिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी विषय जो है उसमें निषेचन पढ़ना है और निषेचन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।